Hello students. Today we will discuss some topics from chapter Mechanical Properties of Solid. First of all, we discuss elasticity. Students, elasticity is the property of a substance. Due to this property, a substance may regain its original shape and size. May regain its original dimensions when deforming force is removed from it. ठीक है. Technically, it may define as a solid which exert a restoring force on being deformed by a force is called elastic solid. A solid which exert a restoring force on being deformed by a force. अब देखिए, जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है, इस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ही कोई सॉलिड अपनी पुरानी शेप को, अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज़ को रीगेन करता है. ये रिस्टोरिंग फोर्स जब किसी सॉलिड पर डिफॉर्मिंग फोर्स वो होती है जो हम एक्सटर्नली एक्सर्ट करते हैं किसी सॉलिड पर. जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो उसके सॉलिड के अंदर एक अपने आप ही फोर्स डेवलप हो जाती है जिसको हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स. और उसी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो सॉलिड उस डिफॉर्मिंग फोर्स के रिमूव हो जाने पर अपनी डायमेंशंस को फिर रीगेन कर सकता है. नाउ वी विल डिस्कस स्ट्रेस. बच्चों, जैसे अभी हमने डिफॉर्मिंग फोर्स के बारे में पढ़ा था, तो स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया. जब किसी सॉलिड पर, सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, क्या? रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द स्ट्रेस. अब देखिए, स्ट्रेस जो है, अब जो डिफॉर्मिंग फोर्स किसी बॉडी पर कई तरीके से लगाई जा सकती है. जैसे अगर हम किसी बॉडी की लेंथ में उसको इंक्रीज़ करें, या किसी बॉडी के वॉल्यूम को, पूरे के पूरे वॉल्यूम को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करें, तो उसी के अकॉर्डिंग ये स्ट्रेस भी डिफरेंट टाइप की होती है. सबसे पहले बात करेंगे नॉर्मल स्ट्रेस. नॉर्मल स्ट्रेस इज ऑल्सो कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस. अब देखिए, इसको ऐसे समझते हैं हम. मान लीजिए ये कोई सिलेंडर है. अब इस सिलेंडर को दो अपोजिट फोर्स ऐसे लगाकर इस सिलेंडर की हम लेंथ इंक्रीज़ करते हैं और इसकी लेंथ
इतनी इंक्रीज हो जाती है। ये पहले वाले डायग्राम में इसकी ओरिजिनल लेंथ थी ये, और अब ये इसकी लेंथ इंक्रीज होकर एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से इंक्रीज होकर अब ये लेंथ हो गई इसकी इतनी, ये वाली जो दूसरे डायग्राम में है। ठीक है, ये लेंथ कितनी है? एल प्लस डेल्टा एल। डेल्टा एल जो है वो इंक्रीज है इसकी लेंथ में। तो यहाँ पर इसमें जो स्ट्रेस डेवलप होगा इस कंडीशन में, इस सिलेंडर में, दिस स्ट्रेस इज कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस। अब बात करते हैं, एक दूसरी टाइप का स्ट्रेस होता है शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस, अब शियर स्ट्रेस में सपोज देयर इज ए सिलेंडर, there is a cylinder of length L, and its lower face is fixed to a surface, whereas its free face, ये वाला जो ऊपर वाला फेस है, this face is free to move. Now if a restoring force is applied on the cylinder, then this cylinder will displace from upper side only because its lower end is fixed, and now the deformation in the cylinder is like this. यहाँ पर थी इसकी ओरिजिनली, इसकी ये वाली आर्म यहाँ पर थी, तो अब इसमें ये कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया? डेल्टा एक्स। ठीक है, ये डेल्टा एक्स, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का इतना डिस्प्लेस हो गया डेल्टा एक्स। कितना एंगल, अगर हम एंगल की बात करें तो थीटा एंगल डिस्प्लेस हुआ। तो इस कंडीशन में जो इसमें स्ट्रेस डेवलप होगी उसको कहते हैं शियरिंग स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस। शियरिंग स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस। ठीक है, तो हमारी नॉर्मल स्ट्रेस हो गई जिसको टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं, और शियर स्ट्रेस हो गई जिसको टेंजेंशियल स्ट्रेस कहते हैं। अब एक और टाइप की स्ट्रेस होती है जिसको कहते हैं कंप्रेशनल और हाइड्रोलिक स्ट्रेस। कंप्रेशनल हाइड्रोलिक स्ट्रेस। कंप्रेशनल और हाइड्रोलिक स्ट्रेस। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सपोज देयर इज ए स्फीयर एंड ए रिस्टोरिंग फोर्स, सॉरी, ए डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड ऑन दिस sphere. Due to this deforming force, the entire volume of the sphere will decrease from its original volume. ये जो डॉटेड लाइन से मैंने शो किया था, यहाँ पर तो था इसका, ये था इसका ओरिजिनल वॉल्यूम, और ये जो सॉलिड लाइन से मैंने इसको शो किया है ये है इसका न्यू वॉल्यूम। तो यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो गया, इसका डिक्रीज़ हो गया। क्यों? क्योंकि ये फोर्स कैसी थी, कंप्रेस कर रही थी इस फोर्स को, ये सारी फोर्सेस इसको कंप्रेस कर रही थी। तो यहाँ पर जो इसमें स्ट्रेस डेवलप हुआ उसको कहते हैं कंप्रेशनल स्ट्रेस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिफॉर्मिंग फोर्स कैसी थी, वॉल्यूम को डिक्रीज़ करने वाली, और उसी की वजह से इसका वॉल्यूम डिक्रीज़ हुआ। और डिफॉर्मिंग फोर्स के अगेंस्ट बॉडी में जो फोर्स डेवलप होती है नेचुरली, उसको हम क्या कहते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स। जो रिस्टोरिंग फोर्स थी वो किसके थी, वो अगेंस्ट थी कंप्रेशनल
फोर्स के। तो इस कंडीशन में जो स्ट्रेस है वो कहेंगे कंप्रेशनल और हाइड्रोलिक स्ट्रेस। बच्चों अब हम बात करेंगे स्ट्रेन की। स्ट्रेन is simply given as the ratio of change in dimension to the original dimension. Strain is ratio of change in dimension to the original dimension। अब देखिए, जैसे अभी हमने अर्लियर डिस्कस किया, डायमेंशन में चेंज किस तरीके से हो सकता है। ये जैसा हमने डिस्कस किया था नॉर्मल स्ट्रेस वाले केस में, शियर स्ट्रेस वाले केस में और हाइड्रोलिक स्ट्रेस वाले केस में। इस तरीके से इन तीन तरीके से चेंज हो सकता है बॉडी की डायमेंशन में। तो अकॉर्डिंग दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। ठीक है, these 3 types of strain are given as first longitudinal strain, when a body change its length due to a deforming force, then strain develop in the body is called longitudinal strain। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि strain is the ratio of change in dimension to the original dimension। Let the change in dimension of the body, change in length equal to delta L and original length of the body is equal to L, then longitudinal strain is given by as I described earlier, strain is the ratio of change in dimension to the original dimension। यहाँ change in dimension क्या है, लेंथ में डायमेंशन कितना चेंज है, डेल्टा L, और ओरिजिनल डायमेंशन क्या थी, L। देन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा L अपॉन L। ठीक है, अब बात करते हैं शियर स्ट्रेन की। शियर स्ट्रेन, स्टूडेंट जैसे मैंने बताया था आपको, शियर स्ट्रेन कब होता है, यहाँ होता है। अब ये जो सिलेंडर लिया था हमने, इसकी लेंथ कितनी थी, L। ठीक है, जब इसमें डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई तो इसका जो अपर फेस था वो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसमें डेल्टा x। तो यहाँ पर शियर स्ट्रेन की वैल्यू होगी डेल्टा x अपॉन L, डेल्टा x अपॉन L। इसको डेल्टा x कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज डेल्टा x एंड इट्स लेंथ इज L। देन रेशियो ऑफ द lateral displacement in the body delta x to the length of the body is called the shear strain in the body। Now the third type of strain is bulk or hydraulic strain। bulk or hydraulic strain।
ये बल्क और हाइड्रोलिक स्ट्रेन जो डेवलप होता है ये थर्ड वाले केस से डेवलप होता है, जहाँ बॉडी के पूरे वॉल्यूम में चेंज होता है. लेट चेंज इन द वॉल्यूम, change in the volume is equal to delta V, and original volume is equal to V. Then bulk strain is given by according the definition of strain. क्या था डेफिनेशन में? It is the ratio of change in dimension to the original dimension. यहाँ पर change in dimension क्या है? डेल्टा V, और original dimension क्या थी इसकी? V. तो bulk strain और hydraulic strain is equal to delta V upon V. बच्चों, here is a point to be noted that there is no unit of strain, any type of strain. किसी भी टाइप का स्ट्रेन हो उसकी कोई यूनिट नहीं होती और ना ही उसकी कोई डायमेंशन होती है. देयर इज़ नो यूनिट ऑफ स्ट्रेन. ठीक है. डायमेंशन, ये इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि कोई भी क्वांटिटी है जो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज़ की रेशो अगर कोई है तो उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, ना ही कोई डायमेंशन होती है. ठीक है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हुक्स लॉ. हुक्स लॉ. Hooke's law is given as the stress is directly proportional to the strain developed in a body. Technically it is defined as the within the certain limits, यानी certain limits mean elastic limits. Within the certain limits, stress is proportional to strain. Within the certain limits, stress is proportional to strain. Stress is proportional to strain. टेक्निकली हम कैसे लिखेंगे इसको? स्ट्रेस प्रोपोर्शनल स्ट्रेन. नाउ वी विल यूज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. स्ट्रेस इक्वल टू E into strain. Students, here E, capital E, is the constant of proportionality and it is called modulus of elasticity, equal to constant of proportionality and it is called modulus of elasticity. Now this modulus of elasticity is given by E equal to stress upon strain. Modulus of elasticity is equal to stress upon strain. Now students, there are different types of modulus of elasticity according the strain develops in the body. First of all,
we will discuss about Young's modulus of elasticity. Young's modulus of elasticity. Young's modulus of elasticity. Young's modulus is given in case of tensile stress and longitudinal strain. Here, according Young's law, when deforming force produces tensile or compressive stress, the modulus of elasticity is called Young's modulus. I repeat once again, when the deforming force produces tensile or compressive stress, the modulus of elasticity is defined as Young's modulus of elasticity. Young's modulus of elasticity is denoted by Y, capital Y. And according to the definition which I told you, tensile, this is tensile stress equal to modulus of elasticity. यहाँ पर modulus elasticity कौन सा है? Young's modulus into longitudinal strain. Longitudinal strain. Now, according to this relation, Young's modulus of elasticity is given by tensile stress divided by longitudinal strain. Longitudinal strain. This is Young's modulus of elasticity. Now, in symbols, in form of symbols, Young's modulus of elasticity, tensile stress, since tensile stress is given as force developed per unit area, तो टेंसाइल स्ट्रेस क्या बन जाएगा? टेंसाइल स्ट्रेस, मैंने बताया था आपको फोर्स क्या था जो मैंने भी बताया था शुरू में आपको, रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड पर यूनिट एरिया, तो फोर्स अपॉन एरिया, इसकी एक्सप्रेशन हुई फोर्स अपॉन एरिया, एंड in symbol form F upon A, where force is represented by F and area is represented by A. So tensile stress is equal to F upon A, and according the definition, longitudinal strain is given by delta L upon L. As I discussed earlier, delta L upon L. Now this is the value of tensile stress F upon A, and this is the value longitudinal strain delta L upon L. Now placing these values in the expression for Young's modulus, we have Young's modulus is equal to F oblique A upon delta L upon L. If we rearrange these symbols, we have F into L upon delta L into A. Now this is the expression for Young's modulus of elasticity. ठीक है, Young's modulus of elasticity.
Now we will discuss Young's modulus of elasticity. The next is bulk modulus of elasticity. Bulk modulus of elasticity. Bulk modulus of elasticity is represented by B, capital B, and according the definition it is given as compressional stress equal to B, यानी bulk modulus of elasticity into volumetric strain. Volumetric strain. Now if we rearrange this equation, the bulk modulus of elasticity will be bulk modulus of elasticity B is equal to compressional stress upon volumetric strain. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. ठीक है. नाउ कंप्रेशनल स्ट्रेस इज गिवन एज डेल्टा P, that is change in pressure, upon volumetric strain, that is ratio of change in volume to the original volume. Now in compressional stress the volume of the body decreases, therefore we use minus sign, and volumetric strain is given by minus delta V upon V. ठीक है. तो this is the expression for bulk modulus of elasticity, which is represented by B. Now we will discuss compressibility. Compressibility is defined as the reciprocal of bulk modulus of is called compressibility. Reciprocal of bulk modulus is called compressibility. Reciprocal of bulk modulus means compressibility, which is denoted by K, and reciprocal of bulk modulus is means 1 upon B. B represent bulk modulus of elasticity. Now placing the value of B from above equation, we have 1 equal to 1 upon the value of B equal to minus delta P upon delta V upon V equal to the equation now will become as equal to minus delta V upon V oblique delta P. This is the expression for compressibility. K equal to
माइनस डेल्टा वी ऑब्लिक वी अपॉन डेल्टा पी। ठीक है, दिस इज द compressibility of a body which is reciprocal to bulk modulus of elasticity. Okay students, this was the lecture about modulus of elasticity, Hooke's law and stress and strain. Okay, learn these topics carefully. Another topics we will discuss later. Okay, thank you.